तमिलनाडु के कन्याकुमारी से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। एक बड़े रोड शो को आगे बढ़ाया जा रहा है अमित शाह की तरफ से। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त अमित शाह के हाथ में कमल का निशान है और यहां पर प्रचार करने पहुंचे हैं। चुनावी प्रचार तमिलनाडु में लोकसभा सीटें बहुत अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहां पर पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती है तमिलनाडु में बीजेपी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर अमित शाह रोड शो को आगे बढ़ा रहे हैं। हजारों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनके हाथ में कमल का निशान है। प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त अमित शाह बढ़ रहे हैं। कल भी अमित शाह की तरफ से बड़ा प्रहार किया गया था। जो विपक्षी पार्टियां हैं AIADMK और DMK सरकारों में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, कल भी उनकी तरफ से बड़ा प्रहार किया गया विपक्ष पर। और आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ये बड़ी रैली, बड़ा रोड शो, जहां पर अमित शाह इस रोड शो को आगे बढ़ा रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर का ये रोड शो है, जहां पर सड़क के दोनों छोर पर आप देख रहे हैं लोगों को, अमित शाह को देखने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। इस बार बीजेपी लगातार गारंटी की बात कर रही है, मोदी गारंटी की बात कर रही है। और सबसे ज्यादा जो बीजेपी के लिए चुनौती है वो दक्षिण के राज्यों में है। कुंदन और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार, अमित शाह का ये मिशन दक्षिण है और खास करके तमिलनाडु, जहां पर 2019 में बीजेपी का जनाधार नहीं था, लेकिन इस बार के चुनाव थोड़े अलग हैं। मिशन दक्षिण पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए, तस्वीर है वो तस्वीर बताने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ पे सड़कों पर मेहनत की है और उस मेहनत का असर कहीं न कहीं संख्या में दिख रहा है। तो इससे साफ जग जाहिर है कि आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है दक्षिण में कमल खिलाने का, उस लक्ष्य की ओर भारतीय जनता पार्टी यहां पे बढ़ती हुई दिखेगी। निश्चित रूप से 400 पार के लिए दक्षिण बहुत महत्वपूर्ण है और खुद अमित शाह यहां पे कैंप कर रहे हैं। 2 दिनों से वो दक्षिण की यात्रा पे हैं। कल मदुरई में थे, आज तमिलनाडु में हैं और ठीक सामने में ये भीड़ देख रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि कितनी मेहनत यहाँ पे की जा रही है। अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो पिछले 4-5 सालों में दक्षिण में कई सारी बड़ी योजनाएं भी दी गई, जिसका असर यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो या फिर इसके अलावा तमिल संगमम प्रोग्राम हो या फिर काशी संगमम प्रोग्राम हो, हर माध्यम से तमिलनाडु की जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की गई और डेवलपमेंट और तमाम जैसे मुद्दे चुने गए। आप देखिए, ये जो भीड़ बता रही है कि उन्हीं वजह से, तमिल प्राइड और तमाम तरह की चीजों की वजह से आज जनता सड़कों पर है। और जब यहाँ पर अमित शाह आए हैं तो उनके पक्ष में यहाँ पे वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनके पक्ष में यहाँ पे वो सड़कों पर है। चिलचिलाती धूप में अगर जनता इस तरीके से खड़ी है तो निश्चित रूप से इसका संकेत समझा जा सकता है कि आने वाले मतदान में क्या होगा। निधि, बिल्कुल एक तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं लगातार, और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद लोगों में ये उत्साह है। अमित शाह के रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। कुमार कुंदन लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। 19 अप्रैल को तमिलनाडु की जो 39 लोकसभा सीटें हैं उसके लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में ये रोड शो बहुत अहमियत रखता है।
तमिलनाडु में बीजेपी का जनाधार बिल्कुल नहीं है। ऐसे में बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए यही है कि तमिलनाडु की जनता के पास 1-to-1 कांटेक्ट किया जाए, और यही एक बेहतरीन माध्यम है रोड शो, जहां पर बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं। तो बता दें आपको, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा अपडेट है। कोलकाता होटल के सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। एक होटल में चेकिंग करते दिखे आरोपी, दूसरे होटल से भी एंट्री का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज बहुत अहम कड़ी है इस केस में। इस केस को सुलझाने में ब्लास्ट के बाद आरोपियों ने बदले थे कई होटल भी। ये देखिए सीसीटीवी आ चुका है और आरोपी दिखाई दे रहे हैं चेक इन करते हुए। जिस होटल में उन्होंने चेक इन किया आरोपियों ने, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। इसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है, और जो जांच एजेंसियां हैं जांच कर रही है। एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है। दूसरे होटल से भी एंट्री का वीडियो सामने आया है। ब्लास्ट के बाद आरोपियों ने अपने होटल बदले थे, और उसके बाद जो दूसरे होटल में एंट्री हुई थी वो फुटेज आ चुका है, वो भी विजुअल्स आ चुके हैं। इस वक्त आपके सामने ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2, जो कि दूसरा आरोपी है, कैप पहने हुए है, और इनका पूरा हुलिया इसमें कैद हो गया है कैमरे में। और अब हम आपको 3 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। होटल के रिसेप्शन पर दोनों आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दूसरी तस्वीर उस होटल रूम की है जहां आरोपी ठहरे थे, और तीसरी तस्वीर उस रजिस्टर की है जिसमें आरोपियों ने एंट्री रजिस्टर में गलत नाम से एंट्री की है। ये देखिए, नाम भी गलत है, सब कुछ फर्जी था, और ये पूरा प्लान था, ये पूरी साजिश थी। गलत नाम से एंट्री की गई होटल में, और इसीलिए ये जो फुटेज सामने आया है ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम विजुअल्स हैं, और इसी कड़ी में जांच एजेंसियों को इस केस को सुलझाने में मदद मिल सकेगी। बेंगलुरु में जो कैफे में ब्लास्ट हुआ था, बहुत खौफनाक ब्लास्ट था, और उसके बाद दहशत में लोग वहां पर थे, और इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है जांच एजेंसी, जिसके तहत ये एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ चुका है। और शिव प्रसाद भी बेंगलुरु से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त है, शौविक सरकार भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शौविक, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो सबूत सामने आए हैं, ये एक बहुत बड़ी मदद है जांच एजेंसी के लिए। इस केस की एक एक कड़ी को सुलझाने के लिए ये सबूत बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए रामेश्वरम में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ये जो 2 टेररिस्ट है, जो इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है, ये लोग 12 तारीख को कलकत्ता में आया था। कलकत्ता का जो तीन होटल है, उसमें एक है खिदिरपुर में होटल है, एक तो इकबालपुर में है, और एक तो धर्मतला लेनिन सरोनी में। 3 तो होटल में ये लोग गए थे, और इधर जाके वो बहुत दिन से रह रहा था। जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कलकत्ता के विभिन्न मतलब जितना भी जगह है, बहुत सारे जगह में ये लोग घूम रहा था। और जो होटल वालों का जो कहना है, ये लोग ज़्यादातर बाहर से खाना खा के आता था, मतलब होटल में ज़्यादा खाना नहीं खाता था ये। और जो भी डीलिंग्स करता था वो कैश डीलिंग्स करता था। इन्फॉर्मेशन के जो तहत जो मालूम हो रहा है, कम से कम 10 तो सिम ये लोग यूज करता था। और 28 तारीख को ये लोग कलकत्ता से निकल के जो हावड़ा स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन में जो बस पकड़ के ये लोग मेदिनीपुर दीघा में गए थे। उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया है। आज इसको कोर्ट प्रोडक्शन होगा, और जो एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो लोग जानना चाहते हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ था, ये ब्लास्ट में सिर्फ ये दोनों था या कोई और भी बंदा था, वो जांच चल रहा है। और बड़ी खबर आप बता रहे हैं, और कल इन दोनों अक्यूज की या दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जी शौविक, मैं आपको रोक रही हूँ। शिव प्रसाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बेंगलुरु से हैं, क्योंकि आज कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपियों को। शिव के पास चलेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर है, बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपियों की कोर्ट में आज पेशी होनी है। पेशी से पहले पुलिस ने मेडिकल भी करवाया है। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु लाया गया है। और शिव, कितने बजे पेशी होगी आरोपियों की, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से बेंगलुरु लाया गया है। कोलकाता में अहम गिरफ्तारी हुई इस केस की, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की, और अब बेंगलुरु में कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने बजे? नाउद्दी रामेश्वरम कैफे बॉम्ब ब्लास्ट प्रकरण के लिए 2 आतंकवादी हैं, अब्दुल मतीन और मुजाविर हुसैन का
जज का सामने प्रोड्यूस करने के लिए 10 दिन या एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन पर्पस का दोनों के लिए मनवी कर दिया। दोस्तों प्रसन्न कुमार एडवोकेट है, एनआईए का पहला एडवोकेट है। एनआईए एडवोकेट जज का सामने मनवी कर दिया 10 दिन को दोनों अक्यूज्ड पर्सन है मुजाविर पाशा और मुजाविर अहमद के लिए दोनों अक्यूज्ड को ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ के लिए एनआईए वशಕ್ಕೆ दिया। ये 10 दिन में मनवी कर दिया था। जी शिव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शौविक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये केस बहुत बड़ा है और इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार या जांच एजेंसियां एनआईए लगातार कवायद कर रही है। कोलकाता से आरोपियों को बेंगलुरु लाया गया और अब कुछ देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा इस मामले में। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर यह कि लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने आज घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसे परिवर्तन पत्र नाम दिया गया। इसमें 24 वादे 2024 चुनाव के लिए किए गए हैं। मुफ्त शिक्षा और फ्री इलाज का वादा किया गया है। रक्षाबंधन पर गरीब बहनों को 1 लाख देंगे, ये वादा किया गया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये भी वादा तेजस्वी यादव ने आज किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, ये भी तेजस्वी यादव ने कहा। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को हम कैसे विकसित करें और जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, तो जनता की बात हम लोग करें, जनता के लिए काम करें और सेवा करें। और जो चीज़ हम कर सकते हैं आज हम लोगों ने वही प्रण लेकर के आप लोगों के समक्ष रखा है। 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी नौजवानों को मिलना शुरू हो जाएगा और रक्षाबंधन से हमारी गरीब बहनों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हमारी सरकार भारत में बनती है, तो हम लोग इसको दिलवाने का काम करेंगे। तो 24 जन वादे किए गए हैं आरजेडी की तरफ से। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये भविष्य का घोषणा पत्र है और हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस पर अमल करेंगे। आज पटना में तेजस्वी यादव ने आरजेडी का अपना घोषणा पत्र जारी किया और पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। ये वादा किया गया बड़ा वादा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र में जनता से 24 वादे किए गए हैं। तेजस्वी के जो 24 जन वचन हैं हम आपको लगातार बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देश में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी का वादा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को 4000 करोड़ का विशेष पैकेज, सेना अर्धसैनिक बल में स्थायी नियोजन सुनिश्चित, रेलवे में युवाओं को नौकरी, बिहार में 5 नए एयरपोर्ट, 10 फसलों पर एमएसपी का वादा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। तो ये वो 24 जन वचन हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से सीधे रुख करना होगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जहां बड़ा रोड शो चल रहा है इस वक्त अमित शाह का। कुमार, बड़ी बात क्या है इस रोड शो की, क्योंकि इस बार ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि मिशन साउथ यानी दक्षिण की सीटों पर ज्यादा फोकस हो। निश्चित रूप से दक्षिण की सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस है और तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अमित शाह जो है वो खुद इसको लीड कर रहे हैं और जो उन्होंने रणनीति बनाई है उस रणनीति में दक्षिण सबसे अहम है। और जो माणिमक्कड़म और तकरीबन जो जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे, उन सीटों से जो यहाँ पे लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कन्याकुमारी की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है। अहम इसलिए भी है क्योंकि पहले भी इस सीट पे जो है आप बीजेपी से जो है लोग प्रत्याशी जीत चुके हैं और आज दोबारा से पिछली बार जो है कांग्रेस ने इस सीट को अपना कब्जा बनाया था और आज की अगर बात करें तो एक बार फिर से जो है इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता काबिज करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों में आपको अमित शाह दिख रहे होंगे। अमित शाह खुद जो है लीड कर रहे हैं और कल मदुरई में थे और आज इस जगह की अगर बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं कन्याकुमारी में। 6 में महज 1 सीट पे बीजेपी का कब्जा है, लेकिन जो पब्लिक का मत है वो पब्लिक के मत को अपने पक्ष में करने की कोशिश है और उस कोशिश के तहत जो है यहाँ पे आगे अमित शाह बढ़ रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा कि खुद जो है लोगों को जो है यहाँ पे जो रैली के अंदर बुला रहे हैं, जो बैरिकेड है बैरिकेड के अंदर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपके साथ सरकार है। कई सारे डेवलपमेंट की योजनाएं हैं। निधि, आपको याद होगा
प्रधानमंत्री ने भी कई सारी योजनाओं की घोषणा की पिछले 5 वर्षों में। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो, और आज जो है जो स्थिति दिख रही है तमिलनाडु की सड़कों पर, कन्याकुमारी की सड़कों पर, शायद इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी, क्योंकि इस तरह का जो है जनसमूह भी देखने को मिल सकता है। और ये जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में जो दिख रहा है वो अपने आप में अविश्वसनीय इसलिए भी है क्योंकि इस रैली को कल कैंसिल कर दिया गया था, बारिश वगैरह की संभावना थी, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ उसके बाद अमित शाह ने इस रैली को फिर से करने की प्लान की और 11 बजे से ये शुरुआत हुई है। और 1.5 किलोमीटर का ये जो पैच है लोगों से बिल्कुल भटा पड़ा हुआ है। निधि जी बताएं, कुछ सवाल करेंगे? लेकिन हम देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है कन्याकुमारी में, लेकिन सवाल ये भी पूछा जाता है क्या यही जो क्राउड है या जितना भी यहाँ पर लोगों का हुजूम है, क्या वो वोट में ट्रांसफर हो पाता है? और दूसरी बड़ी बात, क्या लोग प्रत्याशी के तौर पर रिलेट करते हैं या पार्टी के तौर पर रिलेट करते हैं ऐसी जगहों पर? देखिए निधि, लोकतंत्र में एक बात तो तय है, संख्यम शिवम सुंदरम। जो संख्या है वो संख्या दिख रही है बहुत बड़ी है, लेकिन आपका सवाल भी बहुत वाजिब है कि ये संख्या क्या वोट में तब्दील हो पाएगी, यह तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत चुकी है, इसलिए पार्टी को इस बार उम्मीद है कि उसकी खोई हुई सियासत को दोबारा से वो पा लेगी। यही वजह है कि पार्टी बड़े नेताओं को यहाँ पे भेजी है और अमित शाह ने खुद अपनी कमान इस जगह को लेकर अपने हाथों में ली है। और अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-5 घंटे खुद जो है अमित शाह लगा रहे हैं तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को तरजीह दी जा रही है। और यही तरजीह बताती है कि कभी कभी क्या होता है निधि कि एक पुश की जरूरत होती है, उस पुश से एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कई वजहों में पलट जाता है दांव, और वही दांव पलटने की कोशिश है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं और उनको हराने के लिए, बीजेपी दोबारा से सत्ता में काबिज करने के लिए इस जगह पे एक सियासी दांव खेला है और उसके तहत रोड शो, लोगों से मिलना। मैंने देखा कि अमित शाह जैसे आए उन्होंने बैरिकेड्स खुलवा दिए और लोगों को कहा कि आप हमारे सामने आइए, हमारे साथ आइए। तो बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम इस वक्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी में देखने को मिल रहा है। 39 सीटें आती हैं तमिलनाडु में और ऐसे में बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी। ऐसे देखना होगा मिशन दक्षिण के तहत और किसके आधार को आगे बढ़ाया जाता है। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देखिए कुछ देर पहले अभी आप तस्वीर देख रहे थे दक्षिण का चुनावी किला भेदने के लिए लगातार अमित शाह रोड शो कर रहे हैं कन्याकुमारी में, लेकिन उत्तर में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, यहां पर अब आज हम बात करेंगे लोगों से। आज हम पहुंचे करोल बाग, जो कि नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर आता है। करोल बाग आप जानते हैं जो कि मार्केट हब है, यहां पर कई व्यापारी मौजूद है, आम जनता मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए इस बार क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी बोल रही है 400 पार, लेकिन खेल बिगाड़ने के लिए विपक्ष है तैयार। कोई खेल बिगाड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा जो है मोदी जी ने जो दिया है वो सार्थक होने वाला है और देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने वाली है। हम तैयार हैं, हम मोदी जी का परिवार तैयार है, आम जनता तैयार है। इस बार 400 पार होकर ही रहेगी। लेकिन मेहनत तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कोई दूर दूर तक आम आदमी पार्टी हो चाहे एनडीए अलायंस हो, कोई दूर दूर तक किसी भी कोई मुकाबला नहीं, कोई जोड़ नहीं, हमारा कोई तोड़ नहीं। क्या वाकई में कोई मुकाबला आपको नजर नहीं आता है? कोई मुकाबला नहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का? मैं बड़े भाई दिनेश कुमार जी को कहना चाहूँगा कि वो गलतफहमी में है कि ऐसा कोई मुकाबला नहीं। अगर इतने ही भाजपा अगर इतने ही स्ट्रांग पोजीशन में होती तो उनको अपने 7 संसदीय क्षेत्र में से 6 कैंडिडेट्स को चेंज करने की नीड क्यों पड़ी? ये मुद्दा बन रहा है क्या जनता के बीच में कि प्रत्याशी को बदल दिया गया? इसके पीछे सर रीजन ये था क्योंकि इनके सांसदों ने कोई काम नहीं करा। जो हमारा क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र है नई दिल्ली पार्लियामेंट, इसकी जो सांसद रही मीनाक्षी लेखी जी, वो विदेश राज्य मंत्री रही। 10 साल तक वो इस सीट से सांसद इन्होंने प्रतिनिधित्व करा, लेकिन 10 साल में उन्होंने, मैं कह रहा हूँ दिनेश भाई से, मैं बीजेपी के जितने भी सपोर्टर खड़े हैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, एक काम गिनवा दे। जब उनका टिकट कटा उससे 10 दिन पहले उन्होंने सिर्फ अजमल खां पार्क के अंदर एक आर्टिफिशियल टाइप म्यूजियम का उसका उद्घाटन करा, पूरी जो आज भी पूरा नहीं हुआ। पूरे करोल बाग क्षेत्र में एक भी उनका काम दिखा दिया जाए। सांसद का चुनाव है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है, एक भी उनका पूरी विधानसभा के अंदर सुरक्षित सीट है ये, एक भी एक उनका कार्य बता दिया जाए। उनका कोई कार्यालय तक नहीं था, उनका कोई कार्यालय तक नहीं है विधानसभा के अंदर जहाँ पे महीने में या 6 साल में एक बार आके बैठे।
तो पब्लिक कहाँ मिली लेकिन उनको? लगातार 2 बार नई दिल्ली से चुनाव भी तो गया उनको। पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो सब राष्ट्रवाद के नाम पे हुआ था, जो फर्जी राष्ट्रवाद इस इन्होंने बार क्या मुद्दा है? इस बार मुख्य मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? इस बार जो मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अलायंस का जो उम्मीदवार खड़ा करा है सोमनाथ भारती जी, वो अपनी वाइफ के साथ ही दुर्व्यवहार किया है उन्होंने। यहाँ तक कि जो टीवी एंकरों से बदतमीजी करता है, जो लेडीजों से बदतमीजी करता है, ऐसा उम्मीदवार कैसे केजरीवाल खड़ा कर सकता है जो समाज के लायक ही नहीं है? नहीं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर इतने अच्छे प्रत्याशी मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी का जिक्र कर रहे हैं, फिर उनको बदला क्यों किया? वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ नजर नहीं आई मीनाक्षी लेखी। ऐसा कुछ नहीं है। बांसुरी स्वराज जी, जो सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री है, बहुत अच्छी वकील है, बहुत सुलझी हुई लेडी है, और उनसे अच्छा काबिल उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी जो भी हमारी लीड उम्मीदवारी जो चुनती है, वो बहुत अच्छा उम्मीदवार चुनती है। ऐसे तो बहुत से हमारे उम्मीदवार बीजेपी ने काटे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, यहाँ पे जो है मीनाक्षी लेखी कह रहे हैं काम नहीं किया। मीनाक्षी लेखी ने खूब राम जजोरिया पार्क में जिम लगवाई, मीनाक्षी रोड पार्क में जिम लगवाई। कौन कहते हैं काम नहीं किया? इनको तो चाहिए एक बोतल के साथ एक फ्री, इनको चाहिए बोतल के साथ एक बोतल फ्री, लाइट फ्री, बिजली फ्री। इनको आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा, बात पूरी होने दीजिए। इनको एक बोतल के साथ एक फ्री चाहिए। एक सेकंड, इनको एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री चाहिए। इनको काम से मतलब नहीं है। जो भगवान राम का मंदिर आज तक ये बनाने में तो इतरा रहे थे मोदी जी ने, वो राम मंदिर मुद्दा बन रहा है आप लोगों के बीच? हाँ जी, बिल्कुल मुद्दा बन रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, सवाल है अभी संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बोला कि देखिए भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है संजय सिंह, परमिशन मांगी थी तिहाड़ में जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की, परमिशन को डिनाई कर दिया गया, इंकार कर दिया गया। लगातार तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है, गलत रवैये का आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती है। ये कानून दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भाई केजरीवाल ने बनाए। अब उसी कानून के तहत तिहाड़ जेल चलेगी। उसके अंदर एक लिमिटेड दायरा है। अब यह नहीं है दिल्ली का सीएम जाए, पंजाब का सीएम जाए, किसी भी स्टेट का सीएम जाए, वहाँ अनुच्छेद वहाँ नहीं जा सकते। कानून तो केजरीवाल ने बनाई। नहीं, वो यह आरोप लगा रहे हैं कि भाई जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। खूंखार से खूंखार जो अपराधी है उसको फेस टू फेस मिलने की परमिशन है, लेकिन यहाँ पर जंगले के बाहर से मुलाकात करवाई जाती है। ये क्यों हो रहा है? एक बात बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर कई स्टेटों के मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन सभी व्यक्तियों ने पहले रिजाइन दिया, फिर वो जेल गए। यह व्यक्ति कहता है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। जेल से सरकार नहीं चल सकती, जेल से सरकार नहीं चल सकती। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। यह केजरीवाल के तिहाड़ से सरकार नहीं चल सकती, तिहाड़ से सरकार नहीं चल सकती, मुद्दा है आपके लिए। हमारे बड़े भाई ने जो हमें कहा, अभी आपके सामने बड़े भाई ने क्या कहा? बड़े भाई साहब कह रहे हैं जितने लोग वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए चलता है, लेकिन इनसे आ रहा हूँ आपके सामने होगा। इनसे ये पूछा जाए, वो जब मुख्यमंत्री आरोपी कहलाते हैं, वो बीजेपी में जाते हैं, तो वो बिना का आरोप कैसे हो जाते हैं? वो साफ कैसे हो जाते हैं? ये बीजेपी बेईमान पार्टी है, बताइए आप। इतनी साफ पार्टी है ये बीजेपी, इतनी साफ पार्टी है क्या? जो इन्होंने बड़े भाई ने बताया कि मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ से उसका नाम बदनाम होता है, जब वो दूसरे में जाते हैं वहाँ साफ हो जाते हैं। वो कौन सी कहानी है? यानी आप ये बोल रहे हैं, जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, विपक्षी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन जो वॉशिंग मशीन में चला जाता है वो जाता है, वो बाहर हो जाता है। कौन सी वॉशिंग मशीन? कौन सी वॉशिंग? बीजेपी वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, जिसमें जो चला जाता है वो बाहर हो जाता है। ये चर्चा का विषय है आप लोगों की? 15 ऐसे आदमी है। क्या बोल रहे हैं आप? हर जनमानस को पता है कि जो भाजपा में जाता है वो धुल जाता है। उनके पास एक फूल छाप वॉशिंग पाउडर है और एक भाजपा मशीन है, जो तो धुल जाता है वो साफ हो जाता है। यह आरोप लगाया जा रहा है लगातार। आम जनता, देखिए वहां से बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल हो गए, हेमंत सोरेन हो, गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन बोल रहे हैं जो बीजेपी जाता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो पद मिल जाता है। मैं अपने साथी दोस्तों को एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ शाहब जाफरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां लुटा कैसे।
मुझे उनका क्या जवाब देंगे? नहीं, तेरी शेर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका क्या जवाब देंगे? रह गिलों का खिजाने तेरी रहबरी का सवाल है। जेल क्यों भरी? मुख्यमंत्री जेल में क्यों हैं? मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे मिलने क्यों जा रहे हैं? एक आम कैदी की तरह क्यों नहीं मिलते? अगर ईडी हमारी होती तो संजय सिंह बाहर क्यों आता? निष्पक्ष है, निष्पक्ष है। विपक्ष सवाल ये उठा रहा है, भाई ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, आईटी हो गई, ये विपक्ष के खिलाफ ही क्यों? विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। अगर आपने गलत किया है तो आप बच नहीं सकते हैं, जेल में आपको जाना ही पड़ेगा, जेल में आपको जाना ही पड़ेगा। सारे मंत्री, सारे भ्रष्ट एमएलए आज जेल भरी हुई है। एक महिला होने के नाते आपको लग रहा है कि सीएम केजरीवाल ने गलत किया है? कुछ बहुत गलत किया है, और वो जब से दिल्ली सरकार बनी है उससे सबसे ज्यादा गंदगी मैं तो उससे पहले कभी नहीं थी। और दूसरी बात, अगर केजरीवाल जी बहुत अच्छे इंसान है, साफ सुथरे हैं, तो राघव चड्ढा गायब क्यों है? आप बोलिए, आप क्या बोल? सबसे पहले तो राघव चड्ढा को पकड़ो ना, वो उसको क्यों छुपा रखा है? कहाँ छुपा रखा है? सोमनाथ जी ने अपनी खुद की घरवाली की नहीं हिफाजत कर पाया है, जो कुत्तों से कटवाया उसने। सिगरेट लगाता था। फिर कहते कौन से? इस बार इस सीट से सोमनाथ भारती हैं गठबंधन के उम्मीदवार, बासुई स्वराज उनके खिलाफ है बीजेपी से। मुकाबला कैसा लग रहा है? मुकाबला बड़ा अच्छा है। 400 पार क्या बोल रहे हैं? 5 लाख मतों से जीतेगी बांसुरी स्वराज इस बार। लेकिन इस बार तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर ताकत लगा। कोई मिलके नहीं करना चाहते, कोई मिलके नहीं यार एक मिनट रुको, कोई मिलके नहीं चुनाव लड़ रही है। अंदरूनी नोटों पे वोट दबाएंगे, कोई नहीं चाहता जी बीजेपी ये कांग्रेस वाले झाड़। आप जल्दी बोलिए, फिर और लोगों के पास भी जाए। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ये केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन के एक कार्यकर्ता थे। इन्होंने दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता को धोखा दिया, इन्होंने अन्ना को धोखा दिया, इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई। आज का इतिहास के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना भ्रष्टाचार आम आदमी ने किया। दिल्ली का 2.5 करोड़ लोगों को ठगा गया। आज ये बात होती है, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि भाई 1 रुपया जो ये क्राइम का आरोप लगाया जा रहा है भ्रष्टाचार का, वो रिकवर नहीं किया गया। आप एक युवा हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप एक युवा है, कैसे देख रहे हैं मौजूदा माहौल को? मौजूदा माहौल जो है भाजपा के फेवर में इस टाइम पे। हाँ। कोई संदेह नहीं है कि इंडिया लाइन्स आएगा या कुछ भी आएगा, आएगी भाजपा ही। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो। जो अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, आपको लग रहा है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कुछ गलत किया होगा? आपको लग रहा है? अरविंद केजरीवाल ने लाखों घर बर्बाद किए हैं, लाखों महिलाओं के घर उजाड़े हैं, शराब घोटाले के अंदर वो सही तरीके के जेल में गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? सर, जो राजकुमार चौहान समाज कल्याण प्रधानमंत्री था, वो खुद कहते हैं कि जिस उद्देश्य से मैं राजकुमार आनंद जी, वो ये कहते हैं कि मैं जिस उद्देश्य से इस पार्टी में गया था, यह एक भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट पार्टी है, और मैं रिजाइन इसलिए कर रहा हूँ कि कोई दलितों के बारे में नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तो भाई बोल रहे हैं कि ईडी का दबाव था, ईडी के डर की वजह से पार्टी छोड़ गए। जो गलत काम करेगा, ईडी अपना काम करेगी, ईडी अपना काम गवर्नमेंट की है, ईडी अपना काम करेगी, ईडी अपना सारा काम करेगी। ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, ये मुद्दा बनता नजर आ रहा है। राजकुमार आनंद पार्टी छोड़कर गए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी केंद्र सरकार जानबूझकर पार्टी को कमजोर कर रही, लोकसभा चुनाव के पहले खत्म करना चाहती है। ये बिल्कुल 100% बात है। जो कोई क्या बोल रहे हैं आप? ये 100 बात है कि जो कोई अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, उनके ऊपर है ना ईडीआई या सीबीआई का छापा लगेगा, ताकि अगर वो आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल 100%। और कभी भी जो बीजेपी में बैठे आज तक भी कभी इनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बीजेपी के अंदर जो बैठे हैं किसी का भी वो नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं आप? 180 भी नहीं है, 180 भी नहीं आएगी। इनके चेहरे इतने साफ और बेदाग हैं, जो इनके एमपी है, इनके चेहरे इतने साफ और बेदाग है, तो मोदी का नाम क्यों लेते हैं? अपने चेहरे पे वोट लेते हैं। मीनाक्षी लेगी क्यों नहीं आई मार्केट के अंदर? ठीक है, यहाँ पीछे भी आऊंगा, पीछे भी कुछ लोग हैं। आप बताइए जो मौजूदा माहौल है, क्या लग रहा है इस बार, कौन मजबूत लग रहा है? मजबूत लग रहा है, बीजेपी लग रहा है, मगर एक पढ़े लिखे आदमी शराब की बोतल एक के बाद एक फ्री देते हैं। आप दूध की दीजिए, काजू की दीजिए, आप डाल दीजिए जिसमें विटामिन हो। आप शराब की एक बोतल की जगह एक बोतल आप फ्री दे सकते हो। आप पढ़े लिखे हो, मैं बंगाल से रहता हूँ, वो केजरीवाल भी खड़गपुर से पढ़ा लिखा आदमी है। क्या इस बार दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है एक्साइज पॉलिसी? हाँ, ये बुरा बंदा बन रहा है। आप रेगुलर पानी पीने के बाद
तो अगर फिल्टर से अगर पानी नहीं पियोगे अब बीमार पड़ जाओगे। पानी आ रहा है घर में मगर वो पीने के लायक नहीं है। अगर फिल्टर से पानी पिएगा, मैं यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ मगर मंगल के रहने वाला हूँ, फिर भी मैं यहाँ 30 साल से रहता हूँ। मगर केजरीवाल ने जो पढ़े लिखे आदमी गलती किया है उस शराब के बदले में एक शराब पीढ़ी देके। ठीक है, आप हाथ उठा रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी मोदी सरकार ही आएंगे जी 412 साल। आपको इस बार लग रहा है फिर से मोदी सरकार ही आएगी? मोदी सरकार ही आएगी। भ्रष्टाचार को हटाना है, मोदी को लेके आना है, भ्रष्टाचार खत्म करवाना है, लोगों को शराब की जरूरत। लेकिन एक सवाल सुनिए, एक सवाल है, कल आतिशी की तरफ से जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि जो कुछ हो रहा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी साजिश है। कोई साजिश ही नहीं, अगर साजिश होती तो कब की लगी हुई होती। केजरीवाल जी ने बहुत गलत किया, लोगों को शराब आती लॉकडाउन के अंदर, जबकि वहाँ लोगों को खाने की जरूरत थी, गरीब बच्चों को दूध, उन्हें एक बोतल के साथ एक बोतल भी नहीं दी, शराब दिया, यंग युवाओं को खराब किया हमने, दूध की बोतल क्यों नहीं बांटी। थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूँ, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी तो ये भी दावा करे कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाला है तो जेल का जवाब वोट से देंगे, सिंपल मिलेगी। बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ केजरीवाल जी के साथ। मैं तो कहता हूँ उनको अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने घोटाला किया है। वाकई में आपको लग रहा है घोटाला हो गया है? हुआ है, बहुत तगड़ा घोटाला हुआ है। एक के साथ एक फ्री क्यों दी थी लोगों को? खाने को मिल नहीं रहा था यहाँ पे, क्यों नहीं मिल रहा था? ये अपनी पॉलिसी बनाने में लगा हुआ लॉकडाउन के अंदर में, क्यों नहीं मिल रहा था बताइए? ये इन्होंने भ्रष्ट किया, जब तो अंदर गए। ये नुकसान होगा इसका, नुकसान होगा आम आदमी पार्टी। 100% नुकसान होगा। मोदी सरकार बनेगी, 400 के पार होगी, 400 पार। आप क्या बोल रहे हैं? सरकार अब की बार मोदी सरकार। अच्छा हाँ ठीक है, बताइए, आप हाथ उठा रहे हैं। एक सेकंड, ये हमारे भाई आम आदमी वाले और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इसमें आने के बाद सब वाश हो जाता है, सारे क्राइम धुल जाते हैं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अभी 22,000 करोड़ रुपया ईडी ने जो पकड़ा, मात्र 3%। वो नाम भी तो गिना रहे हैं, अजित पवार का, हिमंता बिस्वा शर्मा, तमाम नाम गिरा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पवन खेड़ा की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? 22,000 करोड़ रुपया जो अभी मिला, मात्र 3% राजनीतिज्ञ लोग हैं, 97% भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये कोई वॉशिंग मशीन भाजपा नहीं है, जो करेगा वो सामने आएगा। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने से केजरीवाल इतना ही डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? क्यों अपनी सरकार के मंत्री पे, किसी मंत्री पर भरोसा? ये बोल रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार को गिराकर, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ ये साजिश। नहीं, गिराकर नहीं, अगर घोटाला किया है तो जेल में जाना ही पड़ेगा। और किसी पार्टी के मंत्री को क्यों नहीं पकड़ रही है ईडी, सीबीआई, और किसी के घर क्यों नहीं जा रही है? अगर आपने कुछ किया है गलत तो ही तो ईडी आपके घर पर मारेगी। चलिए ठीक है, 11 साल का है। लोग ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है तो वो गलत किया गया। कुछ बोल रहे हैं कि आखिर